नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए यह है हमारा खास करंट अफेयर सत्र और आज तारीख है 29 अक्टूबर 2025। ये पहला भाग है। आज हम फिर से कई स्रोतों से मिली जरूरी जानकारी पर गहराई से बात करेंगे। और हाँ, जैसा आप जानते हैं, कुछ विषय शायद दोहराए जा रहे हों, तो उन्हें आप रिवीजन की तरह ले सकते हैं। आज हमारे पास भूगोल, पर्यावरण, इतिहास, विज्ञान, तकनीक, रक्षा और कृषि, मतलब काफी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी खबरें हैं। तो चलिए इन पर और जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञ के साथ ये चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले भूगोल और पर्यावरण। फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी, खबर है कि हाल में कई बार फटा है। क्या खास है इसमें? जी, द ताल ज्वालामुखी मनीला से कोई 70 किलोमीटर दक्षिण में है, बटांगस प्रांत में। और जो वहाँ का इंस्टीट्यूट है PHAVOLCS, वो इसे एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स ज्वालामुखी मानता है। जटिल ज्वालामुखी, इसका मतलब क्या है और ये जानना जरूरी क्यों है, खासकर जैसे आपदा प्रबंधन के लिहाज से? हाँ, जटिल का मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा निकास द्वार मतलब वेंट्स हो सकते हैं, या फिर इसके क्रेटर में या किनारों पर ज्वालामुखी डोम जैसी संरचनाएं हो सकती हैं। जैसे इटली का विसुवियस है ना, वो भी ऐसा ही। अच्छा। ताल काफी एक्टिव है, मतलब पिछले 450 सालों में 38 से ज्यादा बार फट चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एक सीधा खड़ा पहाड़ नहीं है। ओह। नहीं, ये एक बड़े धंसे हुए गड्ढे, जिसे कैल्डेरा कहते हैं, उसके अंदर कई छोटे छोटे ज्वालामुखी शंकु और क्रेटर है। एक झील भी है उसमें। तो इसकी जटिलता का असर क्या होता है, मतलब विस्फोट वगैरह पे? बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये अलग अलग तरीकों से फट सकता है। कभी लावा बह सकता है, कभी राख का बड़ा गुबार उठ सकता है। तो इसकी भविष्यवाणी करना, जोखिम को समझना, ये सब थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको कई तरह के खतरों के लिए तैयार रहना पड़ता है। यानी निगरानी और तैयारी भी ज्यादा पेचीदा होगी। चलिए भारत में आते हैं। मणिपुर की लोकटक झील, सुना है? नागालैंड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने कुछ चिंताएं जताई हैं। ये झील क्यों खास है? जी हाँ, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये मशहूर है अपनी तैरती हुई फुमडी के लिए। फुमडी? हाँ, फुमडी। ये असल में वनस्पति, मिट्टी और जैविक चीजों के घने तैरते हुए टुकड़े हैं। द्वीप जैसे लगते हैं। और दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लमजाओ, वो इसी झील पर है। अरे हाँ, वो संगाई हिरन वाला? बिल्कुल, वही संगाई हिरण का घर। कई नदियां इसमें आकर मिलती हैं। इसे 1990 में रामसर साइट का दर्जा मिला था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। लेकिन इसे 1993 में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भी डाला गया था, है ना? हाँ। उसका क्या मतलब है? हाँ, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड एक तरह की, समझ लीजिए, अलर्ट लिस्ट है उन रामसर साइट्स के लिए जहां इंसानी दखल की वजह से उनके इकोसिस्टम में, मतलब पारिस्थितिकी में, गंभीर बदलाव आ रहे हैं या आने का खतरा है। तो लोकटक के साथ क्या हो रहा है? स्टडी यही बता रहे हैं कि आसपास जमीन का इस्तेमाल बदल रहा है, खेती बढ़ रही है, बस्तियां बस रही हैं, झूम खेती हो रही है। इससे झील में गिरने वाली नदियों का पानी गंदा हो रहा है, उसमें गाद बढ़ रही है। तो इसका असर ये है कि झील की अपनी जो खास बायोडाइवर्सिटी है, जो जीव जंतु हैं, वो खतरे में है। और सिर्फ वही नहीं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इस झील पर टिकी है, उनकी आजीविका पर भी खतरा है। ये वेटलैंड कंजर्वेशन की चुनौतियों का एक बड़ा उदाहरण है। पर्यावरण से ही जुड़ा एक और मामला, गोवा के बोंडला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। वहां राज्य का इकलौता चिड़ियाघर भी है। खबर है कि 12 साल बाद वहां नए जानवर लाए जा रहे हैं। इस सैंक्चुरी के बारे में कुछ बताइए। जी, एक बार्किंग डियर और स्लॉथ बेयर का एक जोड़ा लाया जा रहा है। बोंडला गोवा के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में है, वेस्टर्न घाट की तलहटी में। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, करीब 8 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। अच्छा, काफी छोटा है। हाँ, इसीलिए इसे वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट भी कहते हैं। पर इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प है। इसे शुरू किया गया था अनाथ और घायल जानवरों को पनाह देने के लिए। हाँ, आज ये एक जरूरी प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ नम पर्णपाती जंगल है, कहीं कहीं सेमी एवरग्रीन भी। गोवा का जो स्टेट ट्री है मट्टी, वो और रोजवुड जैसे पेड़ यहाँ मिलते हैं। जानवर भी हैं, पैंथर, हिरण, गौर और पक्षी भी कई तरह के। तो मतलब साइज छोटा है पर महत्व कम नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, छोटे सैंक्चुरीज भी लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी बचाने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। ये जानवरों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना तो होते ही हैं, कभी कभी बड़े जंगलों के बीच एक कॉरिडोर, एक रास्ते का काम भी करते हैं। और बोंडला जैसे स्पॉट इको टूरिज्म और एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं।
लोगों में जागरूकता बढ़ती है इनसे। ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन वाला मुद्दा तो बार बार आता है। हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बांध हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा ऐसा ही एक मामला एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास गया है। शिकायत है कि कंस्ट्रक्शन का मलबा अवैध रूप से सतलुज नदी में फेंका जा रहा है। ये प्रोजेक्ट क्या है? सुन्नी बांध प्रोजेक्ट सतलुज नदी पर बन रहा है 382 मेगावाट का। ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर मतलब इसमें बिजली बनाने के लिए नदी के नेचुरल फ्लो का इस्तेमाल होता है। कोई बहुत बड़ा डैम बनाकर पानी रोका नहीं जाता। ये एसजेवीएन बना रहा है, जो केंद्र और हिमाचल सरकार का जॉइंट वेंचर है। इसमें एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी बांध बनेगा और एक अंडरग्राउंड पावर हाउस। उम्मीद है कि इससे सालाना करीब 1382 मिलियन यूनिट बिजली बनेगी। लेकिन एनजीटी में मामला गया है तो मतलब पर्यावरण को लेकर चिंताएं हैं। हाँ बिल्कुल, ये मामला फिर वही दिखाता है, ऊर्जा की ज़रूरतें और पर्यावरण के नियम, इनके बीच बैलेंस कैसे बने। ये यूपीएससी के लिए एक परमानेंट टॉपिक है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को अक्सर बड़े बांधों से कम नुकसानदायक माना जाता है, पर कंस्ट्रक्शन के दौरान खासकर मलबे का निपटान ये बड़े मुद्दे खड़े कर सकता है। एनजीटी जैसी संस्थाओं का रोल यहीं आता है। वो ये देखती हैं कि प्रोजेक्ट्स पर्यावरण कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये केस दिखाता है कि मॉनिटरिंग कितनी जरूरी है। चलिए अब थोड़ा इतिहास और संस्कृति की बात करें। कुवैत का फैल्का द्वीप है, वहां दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर मिला है। ये दिलमुन सभ्यता क्या थी? इसके बारे में उतना सुनने में नहीं आता जितना मेसोपोटामिया या सिंधु घाटी के बारे में। हाँ, ये सही है कि दिलमुन उतनी फेमस नहीं है, पर कांस्य युग में ये बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इसका सेंटर था बहरीन और कुवैत के द्वीप, लेकिन इसका असर फारस की खाड़ी के आसपास के इलाकों तक था। ये करीब 3200 ईसा पूर्व के आसपास एक ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर उभरी और तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक एक बड़ी रीजनल पावर बन गई थी। अच्छा, इसका मुख्य योगदान क्या माना जाता है? दिलमुन का सबसे बड़ा महत्व था मेसोपोटामिया पश्चिम में और सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में के बीच एक अहम व्यापारिक कड़ी होना। एक तरह का हब था ये। किस चीज का व्यापार होता था? खास तौर पर तांबा। मेसोपोटामिया को तांबे की सप्लाई में इसका बड़ा रोल था और तांबा उस युग के लिए बहुत जरूरी धातु थी, औजार, हथियार, सबके लिए। मोती और दूसरी कीमती चीजों का व्यापार भी इसके जरिए होता था। इससे ये काफी अमीर और ताकतवर बन गया था। फिर क्या हुआ? लगभग 1600 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन होने लगा। फैल्का में ये जो मंदिर मिला है, इससे इस सभ्यता के फैलाव और उनके धार्मिक जीवन के बारे में और पता चलता है। ये खोज पुराने जमाने में दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी और समुद्री रास्ते कितने महत्वपूर्ण थे, ये दिखाती है। यानी हजारों साल पहले भी दुनिया काफी कनेक्टेड थी ट्रेड के जरिए। इसी तरह भाषा भी संस्कृतियों को जोड़ती है। लेकिन जम्मू से खबर है कि डोगरी भाषा धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। ये चिंता की बात है। डोगरी की पृष्ठभूमि क्या है? डोगरी एक इंडो आर्यन भाषा है। मुख्य रूप से जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है, पर हिमाचल और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी सुनने को मिलती है। इसका इतिहास पुराना है। जड़ें संस्कृत और फिर प्राकृत अपभ्रंश से जुड़ती हैं। अमीर खुसरो ने भी 14वीं सदी में इसका जिक्र किया था। पहले किसी और लिपि में लिखी जाती थी शायद। हाँ, पहले टाकरी लिपि इस्तेमाल होती थी, पर अब ज्यादातर देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। किसी भाषा का इस तरह कमजोर पड़ना, ये सिर्फ बातचीत का एक तरीका खत्म होना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, उसके साथ एक पूरी संस्कृति जुड़ी होती है, इतिहास, लोक कथाएं, ज्ञान, पहचान। जब कोई भाषा जाती है तो सिर्फ शब्द नहीं खोते, उस समुदाय की आत्मा का एक हिस्सा खो जाता है। हाँ, ये बात तो है। और भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाई विविधता है, ये और भी गंभीर मुद्दा है। ये भाषाई विरासत को बचाने का सवाल है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये आर्ट एंड कल्चर और सोशल इश्यूज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल। अब आते हैं विज्ञान, तकनीक और रक्षा पर। भारतीय नौसेना में एक नया स्वदेशी सर्वे वेसल लार्ज SVL इश्शक शामिल होने वाला है। इश्शक, इसका क्या काम होगा? इश्शक का मतलब ही है गाइड या रास्ता दिखाने वाला, और काम भी यही है, समुद्र के नीचे का सर्वे करना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे जिसे कहते हैं, पानी के नीचे की गहराई नापना, तल कैसा है ये देखना, ताकि जहाज सुरक्षित चल सके। और इसे बनाया किसने है? इसे कोलकाता के GRSE ने बनाया है और इसमें 80% से ज्यादा सामान स्वदेशी है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का भी एक अच्छा उदाहरण है। ये 110 मीटर लंबा जहाज है। क्या ये सिर्फ सर्वे ही करेगा या और भी कुछ?
नहीं, इसकी दोहरी भूमिका है। सर्वे तो इसका प्राइमरी काम है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये मानवीय सहायता और आपदा राहत मतलब HADR ऑपरेशंस में भी मदद कर सकता है और इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल शिप की तरह भी काम कर सकता है। अच्छा। हाँ, और एक और खास बात है, ये इस क्लास का पहला शिप है जिसमें महिला अफसरों और नाविकों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था की गई है। अरे वाह, ये तो मतलब स्वदेशीकरण और जेंडर इंक्लूसिविटी दोनों तरफ एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से ये हमारी नौसेना की टेक्निकल क्षमता तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये भी दिखाता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस कैसे बदल रही हैं, जहां महिलाओं का रोल लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस टेक और स्ट्रेटेजिक नजरिए से ये काफी अहम है। चलिए अब एक ऐसे केमिकल की बात करते हैं जो दिखता नहीं पर हमारी मॉडर्न दुनिया का आधार है, बेंजीन। खोज को 200 साल हो गए पर आज भी चर्चा में क्यों? बेंजीन एक रंगहीन लिक्विड है, थोड़ी मीठी सी गंध होती है इसकी। 1825 में माइकल फैराडे ने इसे खोजा था। बाद में केकुले ने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बताया जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्रांति जैसा था। ये हवा में जल्दी उड़ जाता है, पानी में कम घुलता है। ये आता कहाँ से है? ये नेचुरली भी बनता है, जैसे ज्वालामुखी से, जंगल की आग से, पर ज्यादातर ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से बनता है। इसका इस्तेमाल इतना क्यों होता है और चिंताएं क्या हैं इससे जुड़ी? देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक केमिकल है। प्लास्टिक बनाने में जैसे पॉलीस्टाइरीन, रेजिन, नायलॉन, सिंथेटिक फाइबर बनाने में रबर, डाई, डिटर्जेंट, दवाएं, कीटनाशक, इन सब में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ये BTX ग्रुप का हिस्सा है। बेंजीन, टोल्यूइन, एथिल बेंजीन, ज़ाइलीन, ये सब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बड़े सोर्स हैं। और चिंता की बात? चिंता की बात यह है कि बेंजीन एक जाना माना कार्सिनोजन है, मतलब इससे कैंसर होता है। लंबे समय तक अगर कोई इसके संपर्क में रहे तो ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर और खून से जुड़ी दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल और स्वास्थ्य पर इसके खतरे इसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। यानी उपयोगिता और खतरा दोनों साथ साथ। अब कृषि क्षेत्र की तरफ चलते हैं। हाल में कृषि मंत्री ने ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में खाली पदों पर चिंता जताई है। ICAR का रोल क्या है? ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये भारत में एग्रीकल्चरल रिसर्च और एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी बॉडी है। ये कृषि मंत्रालय के तहत एक ऑटोनमस संगठन है। 1929 में बना था ये। इसका काम है बागवानी, मछली पालन, पशु विज्ञान समेत पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना और मैनेज करना। भारत की खाद्य सुरक्षा में इसका क्या योगदान रहा है? योगदान तो बहुत ही बड़ा है। देखिए, देश भर में इसके 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं और 70 से ज़्यादा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ इससे जुड़ी हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े नेशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में से एक है। हरित क्रांति में भी इसका रोल था शायद? बिल्कुल, भारत में हरित क्रांति लाने में और उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ICAR की रिसर्च और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये फूड सिक्योरिटी और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम करता है। इसीलिए अगर इसमें बड़ी संख्या में पद खाली हैं तो ये चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा असर रिसर्च और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की रफ्तार पर पड़ सकता है। ये गवर्नेंस का भी मुद्दा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी। और आखिर में बात करते हैं कॉफी की। इंडियन कॉफी दुनिया भर में पॉपुलर हो रही है। भारत में इसकी खेती कहाँ और कैसे होती है? भारत में कॉफी ज्यादातर साउथ के राज्यों में होती है। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। कर्नाटक तो अकेले ही देश के कुल प्रोडक्शन का करीब 70% उगाता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी थोड़ी कॉफी होती है। कौन सी किस्में होती हैं? मुख्य रूप से 2 हैं, अरेबिका और रोबस्टा। और भारत की ज्यादातर कॉफी शेड ग्रोन होती है, मतलब छायादार पेड़ों के नीचे उगाई जाती है। इसे क्वालिटी के लिए अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए किस तरह का मौसम और जमीन चाहिए? कॉफी एक ट्रॉपिकल पौधा है। इसे खास तरह के कंडीशन चाहिए। आमतौर पर 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर इसे उगाते हैं। गर्म और नमी वाला मौसम चाहिए। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। बारिश भी अच्छी चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर। और मिट्टी? मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी रुके नहीं, मतलब वेल ड्रेन्ड लोमी मिट्टी जिसमें ह्यूमस खूब हो और आयरन, कैल्शियम जैसे मिनरल्स हों। और एक खास बात, जब फलियां पक रही हों उस टाइम मौसम सूखा होना चाहिए। अच्छा, और खरीदार कौन है इसके?
यूरोप भारतीय कॉफी का सबसे बड़ा मार्केट है। इटली, जर्मनी, बेल्जियम ये देश काफी कॉफी खरीदते हैं। दिलचस्प है कि एक फसल के लिए इतनी सटीक जरूरतें होती हैं। हाँ, और इसीलिए इसकी खेती कुछ खास इलाकों तक ही सीमित है। ये टॉपिक देखिए, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी तीनों को जोड़ता है। इंडियन कॉफी की बढ़ती मांग और कुछ किस्मों को जो जीआई टैग मिले हैं वो भी इसका इकोनॉमिक महत्व बढ़ाते हैं। तो ये था आज के अलग अलग स्रोतों का हमारा विश्लेषण। हमने ज्वालामुखी से लेकर प्राचीन सभ्यताओं तक, रक्षा तकनीक से लेकर कृषि अनुसंधान तक कई अहम विषयों को छुआ। बिल्कुल, और हमने देखा कि ये सब विषय कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे सुन्नी बांध का मामला ऊर्जा विकास का है, पर एनजीटी का दखल पर्यावरण गवर्नेंस का पहलू दिखाता है। लोकटक झील का मुद्दा पर्यावरण, बायोडायवर्सिटी और लोकल लाइवलीहुड सबको एक साथ लाता है। ये सब न सिर्फ करंट अफेयर समझने के लिए बल्कि यूपीएससी की तैयारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। अब हमारे श्रोताओं के लिए आज का विचार बिंदु, सुन्नी बांध जैसे मामलों और लोकटक झील जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए भारत अपने विकास की महत्वाकांक्षाओं और पर्यावरण संरक्षण की जरूरतों के बीच बेहतर संतुलन कैसे साध सकता है। क्या हमारे मौजूदा कानून और संस्थाएं काफी हैं, या हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के मूल्यांकन और निगरानी के लिए और भी कारगर तरीकों की जरूरत है? इस पर सोचिएगा। ये 29 अक्टूबर 2025 के लिए हमारा विश्लेषण था, भाग 1। आगे की जानकारी और विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे।